Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a very important development from India's perspective, जहाँ पर इंडिया सरकार ने अपनी जो फंडिंग होती है यूनाइटेड नेशन के लिए, जहाँ पर हर एक कंट्री यूनाइटेड नेशन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उस फंडिंग को कम किया है। अब हमें जानना ये ज़रूरी है कि वाई दिस मूव हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट वुड बी द repercussion, what is it that the government of India is trying to achieve through this डिसीजन। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, और if you like it then only like it, and please let us know in the comment box how can we improve it further and share it with people who are preparing for different kind of examinations. With that caveat in mind, let us begin today's discussion. So the context is कि अभी इंटरिम बजट सबमिट किया गया था, पेश किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट एक होता है आपका, उसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम, मतलब कि इट इज़ नॉट ए फुल ईयर बजट, कि जब इलेक्शन ईयर रहता है उस साल में एक क्या होता है आपका, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टिल द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन एंड द कमिंग ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, जब तक नए गवर्नमेंट नहीं आएगा तब तक के लिए हमें एक प्रॉपर बजट चाहिए। तो उसको उस पीरियड के लिए जो बजट होता है उसको हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं, नया सरकार आ जाते हैं, चाहे सेम पॉलिटिकल पार्टी दोबारा क्यों ना आए, ठीक है, तो उसको नया सरकार ही कहेंगे। तो नया सरकार आइदर दे कैन कंटिन्यू विद दिस बजट और दे कैन इंट्रोड्यूस अनदर बजट। सो दिस इज व्हाट इंटरिम बजट इज। तो इंटरिम बजट में जो सरकार की जो फंडिंग होती है, ठीक है, सरकार का जो बजट था, इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 35.6%, 35.16%, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जितना पैसा दिया जाता है इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर खर्चा करने के लिए, जैसे आपका बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इन तमाम जो इंटरनेशनल बॉडीज़ में जो इंडिया मेंबर है वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से फंडिंग होती है विच हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली के जो मौजूदा जो प्रेसिडेंट है, हिज नेम इज़ डेनिस फ्रांसिस। पहली बात तो यही आपको जानना पड़ेगा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस 78th UNGA का सेशन का प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस। व्हेन ही विजिटेड इंडिया ही ऑल्सो सेड कि जो इंडिया की जो आपका स्टेचर है, द इम्पोर्टेंस of India in global sphere has increased multifold. India is the 5th largest economy in the world. It is the largest country in the world in terms of population. So all these things are conducive enough. ये सारे चीज़ें दर्शाता है कि India is a rightful contender for the post of permanent member in the United Nations Security Council. तो ये सारे चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं कि ये बैकड्रॉप में हैं। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस मूव। पहली बात तो ये है कि इंडिया एक मेंबर है G4 ग्रुपिंग का। G4 ग्रुपिंग क्या है? इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील एंड जापान, इन चार कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है, और ये लोग डिमांड करते हैं कि वी नीड परमानेंट मेंबरशिप इन UNSC। अब यूनाइटेड नेशन जो है आपका 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब से लेकर इसमें कोई मेजर कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। तब भी 5 परमानेंट मेंबर थे, आज भी 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है जो 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, व्हाट इज़ द रिपरकशन, व्हाई इंडिया वांट्स इट टू चेंज? क्योंकि कोई भी डिसीजन जब लेना होता है, UNSC क्या होता है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो आपका शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे वोटिंग करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ एनी वन कंट्री आउट ऑफ दिस 5 कंट्री, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक कंट्री है जिसके दोस्त के ऊपर कोई कार्रवाई चल रहा है, वन ऑफ देम विल वीटो द होल प्रोसेस, और सारा प्रोसेस चला गया आपका पानी में। सो व्हाट हैपेंस इज दिस 5 कंट्रीज, दे आर very powerful, they can do anything, they can derail any process. तो अब अगर जॉर्ज ऑरवेल का एक बुक है एनिमल फार्म, उसमें बोलते हैं कि all animals are equal but some animals are more equal than the others. तो ये 5 जो कंट्री है, they are behaving like that, they are more equal than the other countries. तो ये एक सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है कि दिस नीड्स टू चेंज, क्योंकि हम लोग एक इंटरनेशनल स्फीयर में ऐसे रहते हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इफ़ इन दिस डेमोक्रेटिक सेटअप, इफ़ ऑल कंट्रीज आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग ए ग्लोबल बॉडी लाइक यूनाइटेड नेशन? सो दैट इज़ द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दिस G4 ग्रुपिंग। ओके, सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, ये जो G4 ग्रुपिंग है, दे एम्स टू अचीव ए सीट इन द हाई टेबल। ये सारे कंट्री चाहते हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिले। ठीक है, अभी
P5 में कौन कौन है? US, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना। और ये पांचों कंट्री कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो, चाहे आपका गाज़ा का सीज़फायर करना हो, चाहे यूक्रेन को वॉर के ऊपर कोई डिसीजन लेना हो, चाहे येमेन के जो सिविल वॉर है उस पर कुछ डिसीजन लेना हो, ऑल दिस इश्यूज कैन बी डिरेल्ड बाय वन सिंगल वीटो पावर बाय एनी ऑफ दिस 5 कंट्रीज। तो इसीलिए दिस थिंग हैज़ टू बी चेंज्ड एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन जब हम लोग G4 ग्रुपिंग की बात करते हैं, देन वी नीड टू नो अनदर टर्म कॉल कॉफ़ी क्लब। ठीक है, एक यूपीएससी में एक सवाल आया था पेरिस क्लब के ऊपर, इस पर आप देखिएगा क्या है, तो इसीलिए कॉफ़ी क्लब को भी जानना ज़रूरी है। कॉफ़ी क्लब एक 12 कंट्रीज़ के समूह है। इट्स ए ग्रुपिंग ऑफ 12 कंट्रीज़। दे वी आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1995 एंड इनका एक क्या है, आपका एक डिमांड है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है इसका रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सपेंडेड। बोलते अगर एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर ये जो यूनाइटेड नेशन की जो पावर है ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग एसेंशियली दे आर अपोजिंग द आइडिया ऑफ G4 कंट्रीज़। ठीक है, ये 12 कंट्रीज़ कौन कौन है? इटली, स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, कोस्टा रिका एंड टर्की। ठीक है, तो ये कॉफ़ी क्लब क्या होता है, G4 ग्रुपिंग क्या होता है, ये देख लिया। अब G4 के और एक दो बात ये है कि इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन जून 2020। 2 साल के लिए चुना गया था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेगा और ये काफ़ी सक्सेसफुल टेन्योर रहा इंडिया की तरफ से। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार इंडिया जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर का प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर बना था। दे बिकेम इट फॉर द 8th टाइम। ठीक है, 8वां टाइम था कि जब इंडिया ने यूएनएससी का मेंबर बना। सो इट्स अ पावरफुल आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, जो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जो काम करते हैं, दैट इज द बॉडी कॉल्ड यूएनएससी विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एंड दिस यूएनएससी इट एक्सरसाइजेज इट्स रीड बाय डिटरमाइनिंग एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। अगर कोई कंट्री आप मान लीजिए कि एग्रेशन कर रहा है, किसी दूसरे कंट्री को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो है वॉर लॉन्च कर दिया हो, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स दे टेक केयर एंड दे पुट या तो आपका कोई सैंक्शन लगा सकता है, डिप्लोमेटिक सैंक्शन लगा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन, मिलिट्री सैंक्शन, ये सारे चीज़ें लगा सकते हैं उस तरीके की कंट्रीज़ के ऊपर जो आपका गलत कर रहा हो। ठीक है, सो दिस इज़ वाई यूएनएससी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यूएनएससी में सिर्फ 5 ही शार्क्स है, तो हमें क्या चाहिए, ये शार्क वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। देयर शुड बी इक्वलिटी, दैट्स ऑल। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज की अगर हम बात करें, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का जो आपका फोर्सेस है, दे आर नॉट लॉ इन्फोर्सिंग बॉडीज़। वो दुनिया में कहीं पर भी अगर आपका वार लाइक सिचुएशन आ गया हो, जहाँ पर टेंशन लाइक सिचुएशन आ गया हो, वहाँ पर ये सारे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जाते हैं, वहाँ पर शांति कायम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जितने भी आपका कैजुअलिटी होती है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं और वहाँ के लोगों को एकदम फास्ट हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियन मिलिट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, इंडिया ने लगभग 2 लाख जो सैनिक हैं वहाँ पर भेजा है इन द लास्ट 70 ईयर्स। अगर नवंबर 2023 तक की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ द 3rd हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स ग्लोबली, जिसमें था 6073 पर्सनल। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें, ये लोग 4000 पर्सनल भेजते हैं, इट इज़ द 5th पोजीशन अमंग कंट्रीब्यूटर्स। फिर चाइना 2000 पर्सनल भेजते हैं। ठीक है, सो अगर हम P5 नेशन की बात करें, फ्रांस कंट्रीब्यूट्स ओनली 587 पर्सनल। हाउ डज दैट मेक ए सेंस? इंडिया विश्व शांति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अगर आप परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनका देखें, इट इज़ अ स्टार्क डिफरेंस। सो वी नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। इट इज़ द मोस्ट बिगेस्ट एक्टर इन एटलीस्ट इन एशिया। और अगर पूरे विश्व भर में देखा जाए, इंडिया की जो आपका डिस्कशन है रिलेटेड टू इंडिया, इट इज़ ऑन द राइज। सो इंडिया डिजर्व्स एवरी बिट with respect to its place in the UNSC table. So इंडिया का जो फोर्सेस है, दे हैव सर्व्ड इन 49 ऑफ द 71 पीस कीपिंग मिशंस। जब से यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से लगभग 70 से ज़्यादा यूएन पीस कीपिंग मिशन भेजा गया अलग अलग देशों में, तो उसमें 49 मिशंस में इंडियन ट्रूप्स उसमें साथ में था। मोस्ट इंडियन पीस कीपर्स आर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, ये सब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यूएनएससी में रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है? पहली बात तो ये है, आपको लगेगा कि भाई सब ये क्या है, यूएन रिप्रेजेंट्स लार्जर वर्ल्ड एंड द आयरनी इज़ दैट इट हैज़ ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स। और ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर कंट्रीज़ है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये 5 कंट्री है। आपका 188 कंट्रीज जो भी डिसीजन ले, इन 5 में से कोई भी एक कंट्री अगर बोले कि हम जो है इस डिसीजन नहीं मानते हैं, देन वो तमाम जो आपका एकदम प्रोसेस है, इट गोज़ इनटू वेन। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्वलिटी का या फिर मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट फार्सिकल इफ़ वी सी इट फ्रॉम द यूएनएससी पॉइंट ऑफ व्यू।
The current composition of Security Council represents the post-World War II realities, and thus it is not the pace with the changing balance of power in the world. जिस तरह से दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जिस तरह से हमारे ज़रूरतें बदल रही हैं, उस तरह से हमें यूनाइटेड नेशन में चेंजेस नहीं देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है वाई देयर शुड बी रिफॉर्म। उसके अलावा अगर हम बात करें जो बड़े पावर है, या मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, डिरेल कर देते हैं। रीजन्स लाइक फार ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, इनका कोई परमानेंट मेंबर है ही नहीं। ठीक है, फार ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, नो परमानेंट मेंबर इन दिस UNSC। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ब्लैटेंट कॉलोनियल माइंडसेट। आप कुछ कंट्रीज़ को, जो पिछड़े वर्ग के जो आपका रीजन है, आप उनको पीछे रखें। इट इज़ नथिंग लेस देन नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और इंडिया क्यों डिमांड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स पहली बात तो यह है कि इंडिया पहले जो 40 साल जब से मतलब इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना, पहले 40 साल में इन लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। 1993 की बात करें, जब इंडिया ने क्या किया, एक प्रपोजल सबमिट किया UN जनरल असेंबली के सामने कि एक आपका जो यूनाइटेड नेशन के अंदर की बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये नहीं बोला था 1993 में भी कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। लेकिन पिछले 8-10 साल में ये हुआ है, विच इज़ राइटली सो, बहुत ज़रूरी था ये कि इंडिया ने अपना मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड की है। ठीक है, एक तो हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, तो व्हाई डोंट यू कंसीडर अस एज द राइटफुल कंटेंडर फॉर दिस पोजीशन? और ऊपर से हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बिकम ए मेजर प्लेयर नॉट ओनली इन एशिया बट इन द होल वर्ल्ड, एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल वुड बी ए मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इफ इंडिया वुड बी देयर एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, और इसका ज़रूरत क्या है? ठीक है, ज़रूरत ये है कि बाई हैविंग वीटो पावर वन कैन एन्जॉय एनॉर्मस पावर्स। 2009 से हम लोग कहते थे इंडिया मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे घोषित करना चाहता था। ठीक है, लेकिन चाइना हमेशा वो करता था, वीटो करता था, वे बात नहीं बन पाता था। इंडिया विल बी एबल टू वर्क बेटर फॉर इट्स इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। देयर इज अ टाइम व्हेन द USSR वाज एक्चुअली स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द UNSC। क्यों? क्योंकि US हमेशा से अपना कुछ ना कुछ, जो कोरियन वॉर हो रहा था, वियतनाम वॉर हो रहा था, उस टाइम जो भी US के अगेंस्ट में जो भी आपका रेजोल्यूशन आता था, US अपना वीटो कर देता था। तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री इसको लाइक नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो हो रहा है आपका इजराइल गाज़ा में जो हो रहा है, तो वहाँ पर सीज़ फायर के लिए वोटिंग हो रहा है, और यहाँ पर जो है आपका US उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और US नहीं सपोर्ट करेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, इट नीड्स टू कीप वीटो इफ़ एट ऑल रेजोल्यूशन इज़ अगेंस्ट देम। तो क्या करते हैं कि अगर हम देखें कोई भी जो वीटो है, ठीक है, वीटो की अगर हम बात करें, आप ना रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर आप वीटो इस्तेमाल कर भी रहे हैं, अगर इंडिविजुअल आपके खिलाफ आ रहा है, देन यू कैन यूज़, ये यहाँ पर बताया गया है, ये मेरा वर्ड नहीं है। इंडियाज़ प्रेजेंस एज अ परमानेंट मेंबर विल बी एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स राइज एज अ ग्लोबल पावर। ठीक है, ये होगा। उसके अलावा इंडिया का जो हम लोग बात करें, हमारा जो पूरे विश्व भर में जो हमारा जो फ्रेटर्निटी फैली हुई है, ठीक है, ये एक इंडिया को एक रिन्यूड इमेज देगा। ठीक है, इंडिया विल बी एबल टू एंजॉय द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल। तो फिर UNSC के बारे में भी जानना जरूरी है। तो UNSC क्या है? ये 1945 में जब यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश किया गया था, उसका 6 ऑर्गन है। ठीक है, बाकी 5 ऑर्गन क्या है आपको बताना है, उसमें से एक ऑर्गन है UNSC। ठीक है, इसमें 15 मेंबर होता है, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर्स उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और हर एक जो मेंबर होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वोट। डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मैटर्स आर मेड बाय फॉर्मली affirmative vote if 9 members including the concurring votes of the permanent members। मतलब अगर आप परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें, सबकी वोट की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर नॉन परमानेंट मेंबर में 10 है, उसमें 9 लोगों की येस चाहिए। ए नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द बिल। देख रहे हैं, यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर 10 है और उन सब ने येस बोल दिया, लेकिन अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने नो बोल दिया, बात खत्म। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द UN which is not a member of the Security Council may participate with vote in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interest of that member are especially affected। अगर कोई कंट्री यहाँ का मेंबर नहीं भी है, लेकिन अगर उस कंट्री की इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहा है, तो उस कंट्री को भी इस UNSC की मीटिंग में बुलाया जाएगा और उनको वोट देने का भी राइट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर हम लोग ये पैटर्नली देख सकते हैं कि हाउ डिस्क्रिमिनेटरी दिस बॉडी इज। दिस बॉडी इज हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स दिस 5 परमानेंट मेंबर्स एंड इट गोज अगेंस्ट द इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो हम लोगों का जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी का जो आइडियाज है, ऑल दिस थिंग्स गेट flouted, gets compromised. So with all these things, we call it a day. That shall be all for today. Thank you so much. Let me know what do you think about this topic, and
Keep learning, keep sharing. That shall be all. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.